नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचर दर्पण में। और आइए आज हम लोग मनोविज्ञान से अध्ययन कर रहे थे और उसी क्रम में आज का टॉपिक जो है आनुवंशिकता तथा वातावरण का प्रभाव। आनुवंशिकता तथा वातावरण का प्रभाव के विषय में अध्ययन करेंगे। तो कृपया वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। और आज की वीडियो में कुछ खास चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और आज का टॉपिक भी बहुत रुचिकर होगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और अभी तक इस चैनल पे यदि नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर लिए हो तो सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। आनुवंशिकता तथा वातावरण का प्रभाव। सबसे पहले इसका हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इसको परिचय कहते हैं कि क्या होता है। तो प्राचीन काल के विद्वानों का यह मत था कि बीज के अनुसार वृक्ष और फल उत्पन्न होते हैं। क्या होता है? बीज के अनुसार फल, बीज के अनुसार यानी जैसा बीज होता है उसी के अनुसार वृक्ष और फल उत्पन्न होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि माता पिता के अनुसार ही उनकी संतानें होती हैं। आप तो जानते हैं, जैसे उदाहरण है कि एक बीज और एक वृक्ष से तुलना किया गया है। यानी बीज जैसा होगा उसका वृक्ष वैसे ही होगा और उसका फल भी वैसा ही होगा। देखते हैं आज के समय में जो भी फल या सब्जी कुछ भी हम जो उगाने का कोशिश करते हैं, तो दंकल या सोचते कि जो शोध करके जो नई नई बीजें हैं जिससे अधिक उत्पादन हो, अच्छा हो, हम उसी को लाते हैं। क्यों लाते हैं? कि वो बीज बहुत अच्छा है। तो वही कह रहा है कि जैसे जिस प्रकार के आप माता पिता होंगे वैसे ही उनकी संतानें होंगी। ये विद्वानों का मत है। ठीक है। तो देखिए, वुडवर्थ और मारिक्स 1956 के अनुसार, यानी वुडवर्थ और मारिक्स के अनुसार ये क्या कह रहे हैं? वंशानुक्रम में वे सभी कारक आ जाते हैं जो व्यक्ति में जीवन के प्रारंभ के समय उपस्थित होते हैं, जन्म के समय नहीं। वे सभी कारक आ जाते हैं जो व्यक्ति के जीवन जीवन जो व्यक्ति में जीवन प्रारंभ के समय उपस्थित होते हैं और जन्म के समय नहीं, वरन गर्भाधान के समय, अर्थात जन्म से लगभग 9 माह पूर्व उपस्थित होते हैं। यानी जन्म के 9 माह पूर्व में ही वो क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। देखिए, एक और वैज्ञानिक हैं डिंक मेयर। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं वंशानुगत कारक वे जन्मजात विशेषताएं हैं। वंशानुगत जो है कारक वे जन्मजात विशेषताएं हैं जो बालक में जन्म के समय से पाई जाती हैं। जन्म के समय से क्या होती है? पाई जाती हैं। क्या कहा? वंशानुगत कारक वे जन्मजात विशेषताएं हैं जो बालक में जन्म के समय से ही पाई जाती हैं। ठीक है। तो देखिए, इसके बाद बालकों के विकास में आनुवंशिकता तथा वातावरण का क्या महत्व है? बालकों के विकास में आनुवंशिकता तथा वातावरण का क्या प्रभाव है, महत्व है? देखिए, ये बहुत बड़ा महत्व है। आनुवंशिकता, वातावरण का और आनुवंशिकता का बहुत बड़ा महत्व है। व्यक्ति के व्यवहार में जो निर्धारण आनुवंशिकता तथा वातावरण
कि तुलनात्मक महत्व को देखने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने दो तरह के अध्ययन किए हैं। क्या किए हैं? दो तरह के अध्ययन किए हैं। एक है जुड़वा बच्चों का अध्ययन और दूसरा है पोष्य बच्चों का अध्ययन। एक है जुड़वा बच्चों का अध्ययन और दूसरा है पोष्य बच्चों का अध्ययन। देखिए, जुड़वा बच्चों का अध्ययन दो तरह के होते हैं। जुड़वा बच्चों का अध्ययन जो है ये दो तरह के होते हैं। ये दो तरह के होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं एकांगी जुड़वा बच्चे और भ्रांतीय जुड़वा बच्चे। देखिए क्या क्या होते हैं? एकांगी जुड़वा बच्चे और भ्रांति जुड़वा बच्चे। देखिए, एकांगी जुड़वा बच्चों की आनुवंशिकता बिल्कुल ही समरूप होती है, क्योंकि एक ऐसे बच्चे का जन्म मां के एक अंडाणु के गर्भित होने के फलस्वरूप यानी उसके बाद होता है। क्या होता है? एक ऐसे बच्चे का जन्म मां के एक अंडाणु के गर्भित होने के फलस्वरूप होता है। कोशिका विभाजन के दौरान एक गर्भित अंडाणु किसी के कारण दो स्वतंत्र भागों में बंटकर दो बच्चों को जन्म देता है। दो स्वतंत्र भागों में बंटकर वो जो उसमें बंट जाता है तो दो बच्चों को जन्म देता है। ऐसे बच्चे या तो दो लड़के या दो लड़की होते हैं। देखिए, आपको थंबनेल पे देखने को मिला होगा पहले ही कि क्या कारण है कि दो बच्चे होते हैं, या एक बच्चे या एक बच्ची होती है, या दोनों बच्चियां होती हैं या दोनों बच्चे होते हैं। तो यही कारण है, आपको देखने के यहाँ से मिलेगा। तो क्या कह रहा है कि ऐसे बच्चे या तो दो लड़के या दोनों लड़की होती हैं। देखिए आगे है भ्रांति जुड़वा बच्चों। देखिए, भ्रांति जुड़वा बच्चों का जन्म मां के दो अंडाणु एक ही साथ पिता के दो अलग अलग शुक्राणु द्वारा गर्भित हो जाते हैं। क्या कह रहा है कि मां के दो अंडाणु एक ही साथ पिता के दो अलग अलग शुक्राणुओं द्वारा गर्भित हो जाते हैं। स्वभावतः ऐसे जुड़वा बच्चों की आनुवंशिकता समान या समरूप नहीं होती, क्योंकि इनमें दो अलग अलग गर्भित शुक्राणु होते हैं। ऐसे बच्चों का क्या भी हो सकते हैं और ऐसे हो सकते हैं। तो एक लड़का या एक लड़का या एक लड़की या दोनों लड़का या दोनों लड़की होते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि भ्रांतीय जुड़वा बच्चों का जन्म इसलिए होता है कि मां के दो अंडाणु एक ही साथ पिता के दो अलग अलग शुक्राणु द्वारा गर्भित हो जाते हैं। स्वभावतः ऐसे जुड़वा बच्चों की आनुवंशिकता समान या समरूप नहीं होती, क्योंकि दो अलग अलग गर्भित अंडाणु होते हैं। ऐसे बच्चों का यौन कुछ भी हो सकता है। ऐसे बच्चों का यौन कुछ भी हो सकता है, या अर्थात एक लड़का या एक लड़की या दोनों लड़का या दोनों लड़की
हो सकते हैं। ठीक है। मनोवैज्ञानिकों ने आनुवंशिकता तथा वातावरण की तुलनात्मक महत्व को देखने के लिए ये दो प्रकार का इसमें भी अध्ययन किया। एक होता है एकांगी जुड़वा बच्चे का पालन पोषण एक समान वातावरण में, और दूसरा एकांगी बच्चों का पालन पोषण जिनका वातावरण से अलग हुआ है। ठीक है, ये भी दो प्रकार के होते हैं। अब देखिए, एकांगी जुड़वा बच्चे के पालन पोषण एक समान वातावरण में, देखिए गैसेल और थॉमसन ने एक अध्ययन किया। व्यक्ति का निर्धारण वातावरण को समानता और आनुवंशिकता दोनों के आधार पर होता है। और व्यक्ति का जो निर्धारण होता है वह वातावरण की समानता, यानी वातावरण, वहाँ का वातावरण कैसा है, और उनकी आनुवंशिकता की समानता के आधार पर होता है। एकांगी जुड़वा बच्चे जिनका पालन पोषण अलग अलग वातावरण में होता है, कह एकांगी जुड़वा बच्चे हों और उनका पालन पोषण अलग अलग होता हो, तो क्या होगा, इसमें वैज्ञानिक थे कौन, न्यूमैन और फ्रीमैन। देखिए न्यूमैन एंड फ्रीमैन तथा हालजिंगर ने क्या कहा, ये कई अध्ययनों के बाद यह निष्कर्ष निकाले कि व्यक्ति कुछ तो आनुवंशिकता द्वारा और कुछ वातावरण द्वारा निर्धारित होता है, कुछ आनुवंशिकता द्वारा और कुछ वातावरण द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं पोष्य बच्चों का अध्ययन। देखिए पोष्य बच्चों का अध्ययन, मनोवैज्ञानिक वर्क्स, स्किल्स और स्कोडक ने इन सभी वैज्ञानिकों के अध्ययन के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि बुद्धि के निर्धारण में वातावरण तथा आनुवंशिकता दोनों का महत्व है, न कि किसी एक का। क्या कह रहा है कि बुद्धि का निर्धारण वातावरण तथा आनुवंशिकता, यानी किसी बुद्धि का निर्धारण क्या होता है, वातावरण और आनुवंशिकता दोनों को महत्व है, न कि किसी एक का। सिर्फ वातावरण का या सिर्फ आनुवंशिकता का महत्व नहीं है, यहाँ दोनों का महत्व है। देखिए अगला है आनुवंशिकता का नियम। आनुवंशिकता का नियम ये क्या कह रहा है, देखिए आनुवंशिकता की क्रिया का वर्णन करने के लिए जोहान ग्रीगर मेंडल ने महत्वपूर्ण कार्य किया। आप सुने भी होंगे बहुत पहले। यह मटरों को संकरित करने की आनुवंशिकता पर आधारित नियमों का प्रतिपादन किया। विभिन्न तरह के, यानी कई तरह के मटरों के संकरित कर आनुवंशिकता के आधारभूत नियमों का प्रतिपादन किया। ठीक है, ये प्रतिपादन किया। मेल्डन ने आनुवंशिकता के दो नियमों का को सम्मिलित किया। कौन, पृथक्करण का सिद्धांत और स्वतंत्र छटाई का सिद्धांत। पृथक्करण का सिद्धांत और स्वतंत्र छटाई का सिद्धांत। देखिए पृथक्करण का सिद्धांत क्या है, यह बताता है कि जो गुण पहली संकर पीढ़ी में दबा रहता है या छिपा रहता है,
वे समाप्त नहीं होते, बल्कि बाद की संकर पीढ़ी के कुछ सदस्यों में दिखाई देते हैं। बाद के जो सदस्य होते हैं उनमें दिखाई देती है। पृथक्करण के सिद्धांत में उनका कहना था कि दबे हुए गुण या अन्य के साथ मिलकर अपना अस्तित्व नहीं खोते, बल्कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी या दूसरी से तीसरी पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी या दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी तक अपने मूल रूप से में अलग अस्तित्व बनाए रखते हैं। क्या कह रहा है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, फिर दूसरी से फिर तीसरी पीढ़ी तक अपने मूल रूप से अलग अस्तित्व बनाए रखते हैं। मानव शिशुओं में पृथक्करण के सिद्धांत का क्रियान्वयन के स्पष्ट रूप से पाया जाता है। विशेष रूप से आनुवंशिकता रोग जो है, इस सिद्धांत की क्रियान्वयन को देखने को मिलता है इसमें। अब दूसरा क्या होता है? स्वतंत्र छटाई का सिद्धांत। ये क्या होता है? एक आनुवंशिक गुण का वितरण दूसरे आनुवंशिक गुण के वितरण से प्रभावित नहीं होता, स्वतंत्र होता है। मिल्टन ने अपने प्रयोग में पाया कि मटर के पौधों के फूल का रंग, मटर के फली के आकार, डंठल की लंबाई इत्यादि गुणों से स्वतंत्र होता है। व्यक्तियों की आनुवंशिकता के संबंध में कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें देख लें। जो ये मेन चीजें हैं कि बालक की आनुवंशिकता में सिर्फ उसके माता पिता का ही देन नहीं होता, बालक की आनुवंशिकता में सिर्फ उसके माता पिता का ही देन नहीं होता, बल्कि बालक की आनुवंशिकता का आधा भाग माता पिता से, एक चौथाई भाग दादा दादी से, नाना नानी से, शेष भाग परदादा परदादी, परनाना परनानी से भी होता है। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ उसके माता पिता से, बल्कि उसके परदादा परदादी, परनाना परनानी से भी मिलते हैं। एक शिशु पूर्णतः अभी हमको लग रहा है कि 6 महीने पहले एक न्यूज मिला था कि एक महिला जो इंडियन है और वो विदेश में रहती है, वो कई पीढ़ी हो चुका था उसको विदेश में रहते हुए, हमको 3-4 पीढ़ी से अधिक हो चुका था। अब निकला था कि इसके बाद की जो बच्ची पैदा होगी, यानी जो लड़की इंडियन थी, उस 3-4 पीढ़ी हो चुका था उसको विदेश में रहते हुए, लेकिन बता रहा था कि अब इसके बाद की जो इसकी जो पुत्री पैदा होगी, उसमें उसके पूर्वजों का अब लक्षण नहीं मिलेगा। तो हमको लग रहा है 3-4 नहीं, ये क्योंकि परदादा परदाई तो ये 3-4 हो ही जाता है, उसके बाद 6-7 हो सकता है कि हो गया हो, तब वो दे रहा था कि उसमें अब उसके लक्षण नहीं मिलेंगे। तो इससे साफ स्पष्ट होता है, जिसे कह रहा है कि उसके माता पिता का ही देन नहीं होता, बल्कि उसके परदादा परदादी या यानी परदादा परदादी उसके पिता का हो गया, और परनाना पर नानी माता का मिलता जुलता है। एक शिशु पूर्णतः अपने माता पिता पर ही निर्भर नहीं करता, अपने पूर्वजों के गुणों को अपने में कुछ हद तक सम्मिलित किए रहता है। देखें, क्रोमोसोम सदा जोड़ी में रहते हैं और क्रोमोसोम में 3 जोड़े भी होते हैं। इन्हीं के आधार पर शिशुओं के गुणों का निर्धारण, देखिए गुणों का निर्धारण जो होता है वह उनको क्रोमोसोम्स के आधार पर, यानी कि गुण का निर्धारण उसी पर होता है। किसी नवजात शिशु में 23 क्रोमोसोम 23 क्रोमोसोम्स 23 क्रोमोसोम्स माता से, 23 क्रोमोसोम्स माता से और 23 क्रोमोसोम्स
पिता से मिलते हैं। इस तरह के 46, इस तरह के कितने हो गए? 46 क्रोमोसोम्स हो गए। तो बालक नवजात शिशु में होते हैं। क्या कर किसी नवजात शिशु में 23 क्रोमोसोम्स माता से तथा 23 क्रोमोसोम्स पिता से मिलते हैं। इस तरह के कुल 46 क्रोमोसोम्स बालक या नवजात शिशु में होते हैं। इन्हीं से 22 जोड़ी या इनमें क्या होता है कि 22 जोड़ी 22 जोड़ी या 44 कह दें, 22 में 44 जोड़ी का मतलब है, जानते हैं कि एक जोड़ी में 2 होता है। 22 जोड़ी या 44 क्रोमोसोम बालक या बालिका में आकार एवं विस्तार में समान होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? ऑटोजोम्स कहा जाता है। इन्हें ऑटोजोम्स, इन्हें क्या कहा जाता है? ऑटोजोम्स कहा जाता है। ठीक है, ये 22 जोड़ी या 44 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब देखिए 23वां जो होता है, जो 23वां होता है, 23वां जोड़ी जो 23 दूना 46 होता है, तो 23वां जो जोड़ी है उसके विषय में थोड़ा सा देखें। देखिए 23वां जो जोड़ा है, 23वां जो जोड़ा है, जोड़ा यौन क्रोमोसोम्स होता है। यौन क्रोमोसोम्स होता है जो बालिका में समान अर्थात एक होता है XX और दूसरा होता है XY। ठीक है, इसी के निर्धारण पर होता है। तो भिन्न होता है ये। देखिए X क्रोमोसोम्स और Y क्रोमोसोम्स की अपेक्षा छोटा होता है। ये क्या होता है? Y क्रोमोसोम्स जो होता है वह X की अपेक्षा, यानी इसमें देखिए इसमें क्या कह रहा है? Y क्रोमोसोम्स जो होता है वह X की अपेक्षा, यानी X की अपेक्षा ये Y क्रोमोसोम्स X की अपेक्षा छोटा होता है। इनमें X की तुलना में कम जीन होते हैं। X की तुलना में, X की तुलना में क्या होता है? कम जीन होते हैं। X क्रोमोसोम की तुलना में कम जीन होते हैं। मानव में शिशु के यौन का निर्धारण उसके माता पिता द्वारा होता है, न कि उसके माता द्वारा। ठीक है, तो उसके द्वारा होता है। देखिए इसमें जो होता है, यदि XX होता है, जब XX का दोनों का मिलान होता है तो लड़का होता है, और यदि XY निर्धारण होता है तो वहाँ क्या होता है? वहाँ लड़की होता है। यह तो आप बहुत पहले से ही जानते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे है वातावरण का आनुवांशिकता तथा वातावरण अनु देखिए अब बालकों की आनुवांशिकता तथा वातावरण का शिक्षकों में महत्व, इन शिक्षक के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो बालकों की शिक्षा में आनुवांशिकता तथा वातावरण दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिए ये वो पूछता है जो 15 प्रश्न जो आता है, टेट, सी टेट, यूपी टेट या एम टेट, जो भी होता है टेट, उसे 15+15 क्वेश्चन आता है। 3 प्रश्न आता है मनोविज्ञान से, तो 15 क्वेश्चन होता है आपके टॉपिक से, यानी जिसको किताब सबसे क्या कहना है, किसी की रचना से या उनके थॉट से होता है। लेकिन 15 प्रश्न जो होता है वो पैडालॉजी होता है। 15 प्रश्न जो होता है वो पैडालॉजी से होता है। तो उसी में ये टॉपिक काम करता है। अगला जब देखें ध्यान से, बालकों की शिक्षा में आनुवांशिकता तथा वातावरण दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
शिक्षा का अध्ययन बच्चों में शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक, नैतिक और चारित्रिक विकास करना होता है। ठीक है, देखिए, जागरूक एवं अच्छे शिक्षकों के लिए यह आवश्यक होता है कि वे बालकों की आनुवंशिकता एवं अन्य जैविक गुणों से परिचित हो जाए। अध्यापक क्या करें, उनके हर एक गुणों से परिचित हो जाए। उनके घर, परिवार, सामाजिक वातावरण जिसमें वे रहते हैं, क्या क्या, कि वो बालक कैसे घर में रहते हैं, कैसे परिवार में रहते हैं, उनका वातावरण क्या है, इन सब से भली भांति कि अध्यापक को क्या होना चाहिए, परिचित होना चाहिए। तभी वह उनके कुछ गुणों के विषय में कुछ निर्धारण कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तभी क्या करेंगे, तब देखिए, कह रहा है कि इसे मान लीजिए एक बालक स्कूल में इसलिए दुर्व्यवहार कर सकता है क्योंकि उसकी असामान्य ग्रंथियां अवस्था असमान ग्रंथि अवस्था क्या, असमान असमान ग्रंथीय अवस्था, असमान ग्रंथि अवस्था हो सकता है, या वह इसलिए दुर्व्यवहार कर सकता है क्योंकि ऐसे परिवार से आता है जहां अच्छा तौर तरीका उसको अच्छा तौर अच्छा तौर तरीका कभी नहीं सिखाया जाता। क्या होता है, वो ऐसे परिवेश से आता है, ऐसे परिवार से आता है, ऐसे समाज से आता है जहाँ उसको कभी अच्छा गुण नहीं सिखाया गया हो। ठीक है, बालक में कुछ सीखने के लिए इसलिए असमर्थ हो सकता है क्योंकि उसमें उसमें उसके उपयुक्त विटामिन्स की मात्रा पर्याप्त नहीं होती, या वह ढंग सीखने के लिए प्रेरित भी नहीं हो सकता। एक बालक को सीखने के लिए असमर्थ हो सकता है क्योंकि उसका उपयुक्त विटामिन की मात्रा पर्याप्त नहीं है, या वह ढंग से सीखने के लिए प्रेरित भी हो सकता है। यदि शिक्षक की बालक की आनुवंशिकता उसके जैविक पृष्ठभूमि का ज्ञान हो, तो साथ साथ यदि वह पारिवारिक या सामाजिक वातावरण में भली भांति परिचित हो, तो यह स्वयं विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकता है। यानी एक शिक्षक को उसके हर एक पहलुओं पर अध्ययन करना पड़ेगा, उसके विषय में जानना पड़ेगा, तभी उसकी समस्या का समाधान कर पाएंगे। एक चीज़ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि किसी भी बालक के विषय में उसको दोषी ठहराने से पहले, जैसे वो उसका पढ़ने में मन नहीं लगता है, काम पूरा नहीं करता है, या कोई कोई बहाना बनाता है, तो सबसे पहले उसको हम दोषी ठहराने से पहले सबसे पहले उसके विषय में जानना जरूरी होता है। और ये एक चीज़ देखें, ये मनोविज्ञान का भी प्रभाव है, और ये बच्चों में ये बहुत क्वेश्चन पूछता है मनोविज्ञान में। तो एक चीज नोट कर ले दिमाग में कि सबसे पहला कि हम कोई ऐसा कार्य न करें जैसे बच्चे के दिमाग में कोई ठेस पहुँचे। मारना तो कतई नहीं है कि किसी बच्चों को आप मार नहीं सकते। दूसरी बात, ऐसा वाक्य भी नहीं कह सकते जिसके द्वारा उसके दिमाग पे कोई गलत प्रभाव पड़े, यानी उसको डांट भी नहीं सकते। प्रेम से किसी भी कार्य को कर सकते हैं। तो मारना भी नहीं है, उसको डांटना भी नहीं है, उसको दंड भी नहीं देना है, और पढ़ाना भी है। तो यहाँ ये चीज़ें काम करती हैं कि सबसे पहले उसके हम मुख्य बिंदु तक पहुँचें, उसकी कमियाँ कहाँ है ये हम देखने का कोशिश करें।
पता लगाएं कि ऐसा काम, जैसे वो गृह कार्य हम दे रहे हैं, वो गृह कार्य पूरा नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको क्या करें कि उसको उसकी पिटाई कर दें, उसको कमरे से बाहर कर दें, उसकी बेइज्जती करें। नहीं, ऐसा नहीं करें। पहले हम उसकी जड़ तक, यानी मुख्य कमी कहाँ से है, उसको पकड़ने की कोशिश करें, पता करें कि यह बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। हो सकता है कि वो उसके पारिवारिक कुछ समस्या हो या कुछ दिमागी समस्या हो, उसका व्यक्तिगत भी हो सकता है। तो यहाँ तक पहुँचने का कोशिश करें, उसके बाद निष्कर्ष निकालें और उस अनुसार उस बच्चे का अध्ययन कराएं। ठीक है। तो आगे जब हमारा बुद्धि पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल आपको इसे भी बताएंगे, जो किस तरह के बच्चे को किस तरह का माहौल, किस तरह से ध्यान दिया जाए, क्या किया जाए कि कौन सा बच्चा कितना कमज़ोर है और वो भी अन्य बच्चों के समान बराबर आ सके। देखिए, ब्लेयर जोन्स और सिम्पसन ने इस संबंध में कहा, बालकों को समझने के लिए शिक्षक एक जैविक प्राणी जिसकी अपनी आवश्यकता एवं लक्ष्य होते हैं के रूप में निश्चित रूप से समझे, उसके सामाजिक मनोवैज्ञानिक वातावरण को पहचाने जिनका वे एक हिस्सा है। शिक्षक को बालकों को कुछ मूल प्रवृत्तियों के बारे में भी आनुवांशिक तथ्यों से पता चलता है। शिक्षक को बालकों की वांछनीय प्रवृत्तियों के विकास के लिए अवांछित प्रवृत्तियों को समाप्त कर उसके प्रभाव से बच्चों में मदद मिलती है। देखिए, शिक्षक विद्यालय के विभिन्न प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रम का आयोजन करके शिक्षा के वातावरण को उन्नत बना सकते हैं। उसको कई कार्यक्रम आयोजन करके उसमें उनको सम्मिलित कर सकते हैं, जिसका प्रभाव बालक में समन्वित अनुकूल रूप से पड़ सकता है। ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। आनुवांशिकता से तात्पर्य शारीरिक और मानसिक गुणों के संरक्षण से होता है, जो माता पिता से बच्चों में जीन के माध्यम से प्रवेश करता है। वातावरण का तात्पर्य व्यक्ति के उन सभी तरह के उत्तेजनाओं से होता है जो गर्भधारण से मृत्यु तक उसे प्रभावित करती है। देखिए, 1950 में विशेषज्ञों द्वारा पता चला कि जीन के मुख्य दो तरह के जैविक अणु होते हैं, जिन्हें डीएनए या आरएनए कहते हैं। ठीक है। डीएनए आप नाम सुने होंगे, डीएनए और आरएनए। डीएनए या आरएनए। डीएनए डिऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए रिबोन्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। इसका देखिए फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, डीएनए और आरएनए। तो देखिए ये होता है डी यू सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का होता है राइबोन्यूक्लिक क्या होता है, एसिड। ये बार बार कहीं पूछ लिया जाता है। ठीक है।
तो ये पूछ लिया जाता है। तो जीन द्वारा ये जो होता है डीएनए, डीऑक्सो राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड, जीन द्वारा आनुवांशिक गुणों का संरक्षण होता है। और मानव जीवन की शुरुआत एक गर्भित शुक्राणु से होती है। एक गर्भित अंडाणु में क्रोमोसोम्स के 23 जोड़े होते हैं। इस 23 जो जोड़े होते हैं, तो उसमें 23 जोड़ों में 23 जोड़े का मतलब क्या होता है? 23 जोड़ों का मतलब होता है कि 23 जोड़े का मतलब होता है क्या? 46। ठीक है, 46 क्रोमोसोम्स में 23 क्रोमोसोम माँ से और 23 जो होते हैं 23 ये माँ से होते हैं और 23 जो होते हैं वह पिता से होते हैं, मिलते हैं। क्रोमोसोम में एक ही विशेष संरचना होती है जिसे जीन कहा जाता है, जिसे जीन कहा जाता है। इन जीनों द्वारा माता पिता या अपने पुरखों के गुणों को शिशुओं में आते हैं। इन्हीं जीन के द्वारा जो पुरखों के गुण होते हैं वो बच्चों में आते हैं। बालकों की शिक्षा में आनुवंशिकता एवं वातावरण का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बालकों के आनुवंशिकता एवं वातावरण से अच्छी तरह परिचित होने पर शिक्षक बालकों की बौद्धिक विकास, समायोजन, अनुशासन संबंधी समस्याओं को हल करने में समर्थ होते हैं। ठीक है, तो अंत में कह सकते हैं कि मानव व्यक्तित्व आनुवंशिकता और वातावरण में की अंतःक्रिया का परिणाम है। क्या कह सकते हैं कि मानव व्यक्तित्व आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। अंतःक्रिया का क्या है? परिणाम है। क्या है? मानव व्यक्तित्व आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। इसलिए व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए क्या होता है कि व्यक्तित्व एवं बुद्धि में व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका है। महत्वपूर्ण भूमिका है। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आज का, यह हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और अभी तक इस चैनल पे यदि नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और क्योंकि यह निःशुल्क होता है और इससे मोटिवेशन मिलता है, और यह निःशुल्क होता है, इसलिए सब्सक्राइब करने में, कमेंट करने में और लाइक करने में कंजूसी ना किया करें। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। देखिए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना चाहिए, और उसके बगल में एक बेल आइकन का एक घंटी है जिसको भी दबा लेना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि इसके बाद का जो भी वीडियो मेरा अपलोड होता है तो
उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाता है। और कमेंट के माध्यम से आप ये बता सकते हैं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। कमेंट इसलिए किया करें कि उसमें आज के टॉपिक में आपको कोई ऐसा भी तथ्य है जो आपको समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें सूचित कर सकते हैं, ताकि आने वाले अगली वीडियो में हम उससे संबंधित आपको कुछ सुझाव दे सकें, या जो कमियां रह गई हैं, जो आपको समझ में नहीं आया है, उसको हम अगले भाग में समझाने का कोशिश करें। तो इसके बाद हम मिलते हैं अगले भाग में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।